ठीक है, अभी तक हमने दो पर्सनालिटीज के बारे में बात की, ईगल और पीकॉक। ईगल और पीकॉक दोनों एक्टिव है, बहुत एनर्जी होती है दोनों में। दोनों एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, दोनों तुरंत ही एग्जीक्यूट करने में बिलीव करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट करने का इंटेंशन दोनों का अलग अलग होता है। ईगल होता है कोई टारगेट अचीव करने के लिए, वो एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है। जबकि पीकॉक है वो नेटवर्क बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इमेज करने के लिए, फेमस होने के लिए, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक्शन लेता है, या ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बिजी रहता है। जबकि दूसरी दो पर्सनालिटी है, आउल और डव, वो एक्शन लेने में बिलीव नहीं करते हैं। वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं, बहुत प्लान करते हैं, बहुत सोचते हैं और बाद में एक्शन लेते हैं। और अगर परसेंटेज की बात करें तो इस दुनिया में 60 to 70% लोग डव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि स्टेबल है, पीसफुल है, एडजस्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और 10 to 15% लोग हैं वो आउल कैटेगरी के आपको मिलेंगे, टोटल 100% में से। और 5 to 10% आपको ईगल टाइप के लोग मिलेंगे, और 2 to 5% आपको पीकॉक टाइप के लोग मिलेंगे, जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम है। और कोरोना के बाद पीकॉक के नंबर्स बढ़े हैं, पीकॉक पर्सनालिटी वाले लोग बढ़े हैं। लेकिन नेचर ने इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, 60 to 70% डव टाइप के लोग होंगे, 10 to 15% आउल, 5 to 10% ईगल और 2 to 5% पीकॉक। इसका मतलब है अगर हम 10 रिपोर्ट करते हैं डीएमआईटी के, तो उसमें से 7 लोग डव टाइप के निकलेंगे, एक से दो लोग आउल टाइप के निकलेंगे, एक एक पीकॉक टाइप का हमें मिल सकता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 में से 6 से 7 लोग आपको इसी टाइप के मिलेंगे, डव टाइप के, स्टेडी टाइप के, जो कि पीसफुल होते हैं, फाइट करने में बिलीव नहीं करते हैं, तुरंत ही खुल के सामने नहीं आते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, तुरंत ही खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने में। लेकिन चारों पर्सनालिटी में सबसे लॉयल अगर कोई पर्सनालिटी है तो वो डव है। अगर डव किसी के साथ रिलेशन रखता है तो वो लॉन्ग टर्म तक उसका रिलेशन होता है, और वो सेक्रीफाइस करने में बिलीव करता है। जबकि बाकी के तीनों पर्सनालिटी के रिलेशन इतने लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते हैं, या वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं एक रिलेशन को जितना डव दे सकता है। तो आज हम डव के बारे में बात करेंगे कि डव टाइप के लोग क्या होते हैं, उनके मोटिवेशन क्या होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे हमें करना चाहिए। तो डव टाइप के लोग होते हैं वो स्लोली काम करना पसंद करते हैं, वो नॉर्मली काम होते हैं, शांत होते हैं पूरी तरह से, और वो दूसरे लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ फ्रेंडली वे में बिहेव किया जाए, पेशेंस रख के काम किया जाए। और डव टाइप के लोग होते हैं वो पीपल ओरिएंटेड लोग होते हैं, उनको टीम के साथ, लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। लोगों को हेल्प करना, लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के साथ शेयर करना, ये सारी चीजें अच्छी लगते हैं। तो वो भी दूसरे लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग उनके साथ फ्रेंडली वे में बात करें, पेशेंस रख के बात करें, शांति से बात करें। और साउटिंग उनको पसंद नहीं है, फाइटिंग उनको पसंद नहीं है, एग्रेसिव होना उनको पसंद नहीं है। इसी वजह से वो एग्रेशन को अवॉइड करते हैं, साउट होना अवॉइड करते हैं, और वो दूसरे लोगों से भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ बिल्कुल आराम से फ्रेंडली वे में बात की जाए। और दूसरे लोगों से वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पुश ना किया जाए, उनके ही फ्लो में उनको काम करने दिया जाए, तुरंत ही पुश करके या स्पीड में अगर काम करवाने की कोशिश करेंगे तो डव स्ट्रेसफुल हो सकता है, वो एंजाइटी वहां पे क्रिएट हो सकती है। डव ज्यादातर उसकी फीलिंग्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहता है दूसरे स्टाइल की कंपैरिजन कंपैरिजन में। डव और पीकॉक की बात करें तो वो ज्यादा फीलिंग करने में या अपने फीलिंग के साथ ज्यादा अटैच रहते हैं, इमोशनल है। जबकि ईगल और आउल को हम प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, टास्क ओरिएंटेड बोल सकते हैं। तो वो फीलिंग के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, उनको कैसा फील हो रहा है
ये उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उनको अच्छा फील हो रहा है आसपास का एनवायरनमेंट, तो वो लंबे समय तक काम करेंगे, लंबे समय तक वहां बने रहेंगे। और कई बार वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी हमें दिख सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, और हमें साय भी दिख सकते हैं। और कई बार डीएमआईटी रिपोर्ट में ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि किसी स्टूडेंट की इंटरपर्सनल बहुत हाई है, और फिर भी पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे कि वो साई है, तुरंत खुल के बात नहीं करता है। क्योंकि डव टाइप के लोग नॉर्मली इस तरह से होते हैं कि तुरंत ही पहली बार में वो खुलकर सामने नहीं आते हैं, और एक बार वो थोड़ा खुल गए, थोड़ा उनका रिलेशनशिप डेवलप हो गया, तो बाद में पूरी तरह से वो ईगल और पीकॉक की तरह खुलकर बात करेंगे। कुछ भी नहीं छुपाएंगे, और सब कुछ मतलब ओपन करके बात करेंगे, सामने वाले के सामने सब कुछ रख देंगे। तो ये देखा गया है। और नॉर्मली जब छोटा बच्चा होता है तो उनका प्री फ्रंटल लोब अभी डेवलप हो रहा है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। इसी वजह से भी L1 का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो वहाँ इंटरपर्सनल नंबर 1 या नंबर 2 पे आने के बावजूद भी वो बच्चा इतना जल्दी से तेजी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, मिक्स नहीं हो पाता है, या गेस्ट के साथ भी तुरंत इंटरेक्ट नहीं करता है इजीली। क्योंकि वो डव टाइप का है, इसलिए वो स्लोली इंटरेक्ट करने में या खुद को ओपन करने में बिलीव करता है, और प्रीफ्रंटल लोब अभी उसका डेवलप हो रहा है। दोनों फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो काउंसलिंग में हमें ये कंसिडर करना है। और वो काइंड है या वो कुछ बात नहीं कर रहे या अपना ओपिनियन नहीं रख रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बार इस टाइप के बच्चों को या लोगों को स्टूपिड समझा जाता है, क्योंकि वो बोल्ड होके अपफ्रंट होके उनको जो फील हो रहा है वो बात नहीं करते हैं, कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को बुरा ना लगे ये चाहत होती है। क्या कहेंगे लोग, ये उनके दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता है। इसी वजह से लोगों के ओपिनियन उनकी लाइफ में मैटर करते हैं, और इसी वजह से वो अपना स्टैंड खुलकर नहीं ले पाते हैं, या अपनी बात उनको जो फील हो रहा है वो कई बार फैमिली मेंबर या आसपास के लोगों के सामने खुलकर नहीं रख पाते हैं। और इसी वजह से लोग उनको स्टूपिड या फूल समझ लेते हैं, या ऐसा लगता है कि ये इस इसको तो कुछ समझ नहीं है, जो भी इनको दे देंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एडप्ट होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जितना हो सकता है, वहां तक वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इसी वजह से लोग इनका गलत फायदा भी उठाते हैं। फैमिली मेंबर्स भी ऐसा करते हैं, बाहर के लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन उनको सब पता होता है अंदर से, बस वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते, इसी वजह से बोल्ड होके अपफ्रंट होके बात नहीं रखते हैं। लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ये अचानक से ब्लास्ट हो सकते हैं, आप शॉक हो जाएंगे, इस तरह से ये ब्लास्ट हो सकते हैं। पूरी तरह से जो भी उन्होंने सप्रेस किया था फीलिंग, वो सारी बाहर निकाल देते हैं एक साथ। और थोड़ी देर बाद फिर वो अपने नेचुरल पर्सनालिटी में आ जाते हैं, और फिर उनको रिग्रेट फील होता है कि मैंने ये गलत किया। ये पेरेंट्स के साथ भी होता है, और आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्ट करते हैं, और जब एक लिमिट आती है तो हम ब्लास्ट होते हैं, और जब ब्लास्ट होते हैं तो पूरी तरह से मतलब इमोशनल होके, एंग्री होके कुछ भी वहां पे बोल देते हैं, कर देते हैं। लेकिन बाद में आधा घंटे बाद जब हम अपनी पर्सनालिटी में आ जाते हैं, पूरी तरह से मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमें बहुत रिग्रेट भी फील होता है। और डव को ये फील होता है, उनको रिग्रेट फील होता है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना नेचुरली उनको पसंद नहीं है। जबकि लिमिट क्रॉस होने की वजह से वो कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनको पसंद नहीं होता है। और कुछ चेंजेस अगर करना है उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, तो तुरंत ही हमें नहीं करना चाहिए, और उनको पहले से बता कर करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, उनको रेडी रखना चाहिए। क्योंकि सडन चेंजेस उनको पसंद नहीं है, ये लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, और एनवायरनमेंट में कोई बड़ा चेंज या फास्ट चेंज इन लोगों को पसंद नहीं है। इस टाइप के एम्प्लॉय है, तो अगर कुछ चेंज करना है, कोई नया बड़ा टास्क देना है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ चेंज करना है, तो उनको पहले से अगर बता दिया है, पहले से प्रिपेयर किया है,
तो इजी होगा, वरना ये लोग अवॉइड करेंगे, ये लोग मना कर देंगे चेंज करने के लिए, ऐसा हो सकता है। इन लोगों को मोटिवेट करना है तो कैसे करना है, बहुत इजी है, सबसे इजी है डव टाइप के बच्चों को या बड़ों को मोटिवेट करना। और अगर हम मोटिवेट करना सीख जाए तो इन लोगों को पसंद नहीं है ऐसा भी हम उनसे करवा सकते हैं, और वो लोग हमें करके भी देंगे, सिर्फ हमारे साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, सिर्फ हमारा हमारे साथ जो बॉन्ड है वो बनाए रखने के लिए। और ऐसा बच्चों में भी आपको देखने को मिलेगा कि पेरेंट्स अगर अच्छी तरह से मोटिवेट करके उनके साथ बात करते हैं, काइंड होकर बात करते हैं, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी पेरेंट्स के लिए वो उनको करके देते हैं। तो डव टाइप के बच्चों के लिए नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि इन लोगों को कुछ भी बनाया जा सकता है, इन लोगों को ओसामा बिन लादेन भी बनाया जा सकता है या स्वामी विवेकानंद भी बनाया जा सकता है। इन लोगों को मोटिवेट का पॉजिटिव अगर एनवायरनमेंट मिला तो ये लोग स्वामी विवेकानंद भी बन जाएंगे, और नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला तो ओसामा बिन लादेन भी बन सकते हैं। आसपास का एनवायरनमेंट किस टाइप का है उस हिसाब से इन लोगों की पर्सनालिटी, इन लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। अगर कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस उनको हुआ है तो तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और थोड़ा सा भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ तो तुरंत डीमोटिवेट हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ पॉजिटिव डाला तो हम बहुत पॉजिटिव हो गए, और किसी ने कुछ नेगेटिव डाला तो तुरंत हम नेगेटिव हो गए। मतलब हम हमारे इमोशंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, आसपास का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है। हम बैलेंस नहीं है अंदर से पूरी तरह से, हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से। और डव के साथ ये 100% होता है। अगर उसने कुछ मैकेनिज्म को, इमोशंस को कंट्रोल करने का, खुद को बैलेंस रखने का मैकेनिज्म बिल्ड नहीं किया है, डेली रूटीन में कुछ ऐसे प्रैक्टिस वो नहीं कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और इसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, आज पॉजिटिव हो गया, कल नेगेटिव हो गया, परसों फिर पॉजिटिव हो गया, और ऐसे ही उसकी लाइफ चली जाती है और वो कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाता है। और इसी वजह से मेडिटेशन प्राणायाम का इन लोगों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, इन लोगों को डेली करना ही चाहिए, ताकि वो अपने इमोशंस को स्टेबल रख पाए, बाहर के एनवायरनमेंट पे या इन लोगों का पे कुछ इफेक्ट ना हो। तो वो खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को मेडिटेशन प्राणायाम प्रैक्टिस करना ही चाहिए। प्रोवाइड देम विथ क्लियर इजी एंड, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको काम कैसे करना है और कब करना है, और इसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस अगर हमने प्रोवाइड नहीं की है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो पूरा क्लियर कट उनको मैप चाहिए कि कोई काम एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करना है। जैसे पीकॉक और ईगल को हमने सिर्फ एंड गोल बता दिया तो रास्ता वो अपने आप खुद क्रिएट कर लेंगे, लेकिन इन लोगों को रास्ता भी पूरा स्टेप बाय स्टेप बताना जरूरी है, वरना ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो प्रूवन रूल्स प्रोसीजर्स फॉलो करना उनको अच्छा लगता है। और डव को अगर मोटिवेट करना है तो अगर एक सेंटेंस अगर हम उनके पास जाकर बोले कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तो ये तुरंत ही खड़ा हो जाएगा, चाहे खुद डिमोटिवेट है फिर भी वो दूसरे की हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाएगा। और रूल के बाहर जाके भी आपकी हेल्प वो कर सकता है। तो डव को मोटिवेट करना इजी है, उनको प्रेज करने से, अप्रिशिएट करने से वो आपका कोई भी काम करके दे सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर भी वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और उनको टाइम देना चाहिए। वो स्लोली काम करने वाले लोग हैं, वो तुरंत ही फास्ट में स्पीड में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम, टास्क देने के बाद थोड़ा टाइम देना जरूरी है। और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि तुरंत वो एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दे देंगे। और चेंज अगर कोई करना है, जैसे हमने पहले बात की, तो चेंज करने के लिए भी उनको टाइम देना है और पहले से उनको बता के रखना है, तब हम इजीली उनसे एग्जीक्यूट
करवा सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप में काम देंगे, एक साथ ज्यादा काम ना देकर एक एक काम को अगर देंगे तो वो ज्यादा मोटिवेट होंगे, एक साथ में वो एक ही जगह पे फोकस कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग इजीली नहीं कर पाएंगे। तो एक एट ए टाइम एक चीज वो करेंगे तो ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे, ज्यादा एफिशिएंसी से वो लोग काम कर पाएंगे। उनको क्या डीमोटिवेट करता है? हाई स्पीड एनवायरनमेंट उनको डीमोटिवेट करता है। जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट उनको डीमोटिवेट कर रहा है। अगर उनको कोई नेगेटिव फीडबैक देता है तो भी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक देने से पहले अच्छी तरह से पॉजिटिव बात करके बाद में अगर देंगे तो वो पॉजिटिवली ले सकते हैं। तो फीडबैक देने का तरीका वहां पे अलग हो सकता है। तुरंत ही ब्लंट होके सीधी बात करेंगे, बॉटम लाइन में बात करेंगे तो ये लोग हर्ट हो जाएंगे। और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जहाँ पे बार बार कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस टाइप के एनवायरनमेंट में ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, चाहे कस्टमर के साथ हो रहा है या कोवर्कर के साथ हो रहा है। तो नॉर्मली पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे लोग बिल्कुल आराम से काम करते हो, जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट या बड़े चेंजेस ना होते हो, उस टाइप का एनवायरनमेंट उनको सूट करता है। जहाँ पे क्विक डिसीजन लेना है, उस टाइप का भी एनवायरनमेंट इन लोगों को पसंद नहीं होता है, क्योंकि क्विक डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करते हैं। उन लोगों को टाइम चाहिए, टाइम लगता है डिसीजन डिसीजन लेने में। और अकेले ज्यादातर काम करना और अकेले लंबे समय तक काम करना भी इन लोगों को पसंद नहीं है। इसी वजह से शायद टेक्निकल चीजें इन लोगों को ज्यादा सूट नहीं करती है। इन लोगों को आसपास में टीम चाहिए, लोग चाहिए, टीम के साथ काम करना है, किसी के साथ मिलकर काम करना है, तो टीम वर्क अच्छा कर सकते हैं अकेले काम करने की बजाय। और जो भी काम कर रहे हैं वो लगातार काम करना, सेट रूल्स के हिसाब से काम करना उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर बार बार उनको हम डिस्टर्ब करें और काम को चेंज करते रहे, तब वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे, कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे और उनका आउटपुट भी कम होगा। और ब्लंट लोगों के साथ वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने बात की। और ऐसा कोई मैनेजर है जो बहुत फास्ट जो काम करता है, ब्लंट है, बॉटम लाइन में सारी चीजें बताता है, मोटिवेट नहीं करता है, तुरंत ही ऑर्डर देकर चाहता है कि उसके वर्कर्स या एम्प्लॉय तुरंत एग्जीक्यूट करे, तो इस टाइप का एनवायरनमेंट भी डव को सूट नहीं करता है। वो अंदर से डीमोटिवेटेड रहेगा, काम तो करता रहेगा लेकिन अंदर से डीमोटिवेटेड रहेगा। जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कहीं पे जॉब की होगी कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप खुल के बता भी नहीं पा रहे, लेकिन अंदर से डीमोटिवेटेड भी है कि आपको इसके साथ काम नहीं करना है, लेकिन आप ब्लंट होके वहां पे आउटस्पोकन होके बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये होता है कि वो ब्लंट भी नहीं हो पा रहे, उनका अच्छा भी नहीं लग रहा है और फिर भी वो करते रहते हैं। तो ज्यादातर लोग इसी टाइप के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो डव है। और जब उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आपको बिल्कुल शांत होके उनको अपनी बात एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। अगर आप अपना वॉइस रेज करेंगे, एग्रेसिव होंगे, तो वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बात नहीं करेगा, कॉर्नर हो जाएगा और वहां पे कुछ रिजोल्व करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आराम से शांति से बात करना चाहिए। अगर कुछ उनके साथ इश्यू है तो भी उनको सुनना चाहिए कि क्यों वो ऐसा फील कर रहे हैं। तो पहले उनको इंटरप्ट किए बिना उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस हमें करना करने देना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए। अगर कोई बड़ा डिसीजन या बड़ा कोई चेंज करना है तो कुछ घंटे का उनको टाइम देना चाहिए कि देखो ये चेंज करना है, तुम अपना प्लान बना लो, ये इतने दिन तुम्हारे पास है या इतने घंटे तुम्हारे पास है और बाद में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुछ घंटे का या कुछ दिन का जितना बड़ा चेंज है उस हिसाब से उनको पहले से टाइम दे दिया तो कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ हम कम कर सकते हैं। और वो लोग कैसा फील कर रहे हैं, इस टाइप का उनकी वोकेबलरी होगी कि उनको क्या फील हो रहा है। और हमें भी इस टाइप की वोकेबलरी यूज करनी चाहिए कि मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रहे हो, तुम बहुत ही अपसेट या सैड फील कर रहे हो, लेकिन ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है वो लॉजिकली अच्छी तरह से उनको
समझाएंगे और थोड़ा टाइम देंगे तो वो करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और थोड़ा मोटिवेट करेंगे और पिछली जो सक्सेस है उन उनसे भी थोड़ा मोटिवेट करेंगे उनको, तो वो लोग इजीली सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और सही तरीके से मोटिवेट करना आपने सीख लिया, बच्चा है या बड़ा है, तो ये लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं, चाहे उनको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, बॉन्ड बनाए रखने के लिए ये लोग मना नहीं करेंगे। लेकिन बस उनको सही तरीके से सही वर्ड से मोटिवेट करके बात करना है। अगर एग्रेसिव होके ब्लंट होके बात करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और बाद में परमानेंट डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है और बाहर कोवर्कर के साथ भी हो सकता है। उनको कौन सी एक्टिविटीज समय देनी चाहिए, बच्चा है या बड़े हैं तो किस टाइप की एक्टिविटीज वो पसंद करेंगे। कोलाबरेटिव टीम स्पोर्ट्स, कोलाब्रेशन में जहाँ पे काम करना है, जहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करके काम करना है, पार्टिसिपेशन जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उस टाइप के स्पोर्ट्स एक्टिविटी इवेंट्स इन लोगों को ज्यादा सूट करती है। ईगल को भी स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन उसको नंबर वन लाना है, उसको टारगेट हिट करना है, उसको रिवॉर्ड चाहिए, उसको एप्रिसिएशन चाहिए, इसलिए उसको स्पोर्ट्स पसंद है। जबकि डव को पसंद है क्योंकि उस वहां पे टीम के साथ खेलना है, पार्टिसिपेट करना है, दूसरे लोगों को हेल्प करना है गोल्स को अचीव करने के लिए। इसलिए वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करता है। तो पर्सनालिटी के हिसाब से सारे लोगों के इंटेंशन अलग है। स्पोर्ट्स में ईगल पार्टिसिपेट करेगा तो उसका इंटेंशन अलग है, पीकॉक पार्टिसिपेट करेगा तो उसका इंटेंशन अलग है। तो सब लोग करते हैं एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, सब लोग दुनिया की जितनी भी एक्टिविटी है वो सब करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन, उनका पर्पस, उनका फीलिंग अलग होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। आर्ट्स और क्राफ्ट्स उनको पसंद है। आर्ट्स और क्राफ्ट नॉर्मली पेंटिंग, पोएट्री, ये नॉर्मली रिलैक्सेशन में की जाने वाली एक्टिविटी है, नॉर्मली शांत लोगों को ज्यादा सूट करती है, और इसी वजह से डव को यह ज्यादा सूट करती है। पीकॉक और ईगल को आर्ट्स एंड क्राफ्ट शायद इतना, पीकॉक को तो फिर भी सूट करता है लेकिन ईगल को बिल्कुल सूट नहीं करता है, क्योंकि शांत बैठ के आराम से करना है, रिलैक्स होके करना है, और ये डव के नेचर को सूट करता है। नेचर एक्टिविटीज, नेचर में जाना, खुद को शांत रखना, रिलैक्स करना, तो नेचर में जाकर बैठना, टाइम स्पेंड करना, ये भी डव को सूट करता है। नेचर में कोई एक्टिविटी करनी है, बाहर जाके एक्टिविटी करनी है, गार्डनिंग है, पिकनिक में जाना है, तो ये भी उनको सूट करना है, करता है, क्योंकि लोगों के साथ जाना है वहाँ पे। वहाँ पे बिल्कुल उनको जो एक शांति चाहिए, रिलैक्सेशन का एनवायरनमेंट चाहिए, वो मिलता है नेचर में, और वो उनके नेचर के साथ सूट करता है। रीडिंग एंड क्वाइट टाइम, रीडिंग भी उनको सूट करता है क्योंकि वहां पे भी उनको रिलैक्सेशन मिलता है, और क्वाइट टाइम जैसे मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, इमेजिनेशन है, ये भी उनको सूट करता है। और मेडिटेशन और प्राणायाम का सबसे ज्यादा इफेक्ट चारों पर्सनालिटी में अगर किसी पे होता है तो डव पे होता है। डव डव का लाइफ मेडिटेशन और प्राणायाम की वजह से बिल्कुल चेंज हो सकता है 180 डिग्री पे। जो इमोशनली वो स्टेबल हो जाएगा, खुद पे कंट्रोल आ जाएगा, वो स्टैंड लेना भी सीख जाएगा। अगर डव टाइप का बच्चा है और उसको मेडिटेशन प्राणायाम अगर उसको हैबिट डाल दी, और एक बार ये लोग हैबिचुअल हो गए, तो बाद में इन लोगों के लिए बहुत इजी होता है। वो एडिक्टिव हो जाते हैं, चाहे पॉजिटिव हैबिट हो या नेगेटिव हैबिट हो। हैबिट छोड़ना इन लोगों के लिए सबसे मुश्किल है, किसी भी पर्सनालिटी में सबसे मुश्किल अगर हैबिट को छोड़ना, एडिक्शन को छोड़ना अगर है तो डव के लिए है। बहुत सारे बच्चे जो एडिक्टिव हो जाते हैं अल्कोहल या दूसरी चीजों से, आजकल बहुत एक्सपोजर मिल रहा है इन लोगों को इन सारी चीजों का। तो डव टाइप का बच्चा है तो हैबिट छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हैबिट लग गई चाहे नेगेटिव हैबिट लग गई, कोई भी हैबिट। तो हम हमें हमें ये इंश्योर करना है कि कुछ पॉजिटिव हैबिट्स ऐसी हो जाए उसको बचपन से कि बाद में लाइफ लॉन्ग वो उसको सर्व करे, और बाद में वो इतना उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा कि उसको एक्चुअल में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उसको कंटिन्यू करने के लिए। बस एक बार हैबिट फॉर्म करने के लिए थोड़ा एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। बोर्ड गेम्स, पजल्स उनको पसंद है। बोर्ड गेम्स, पजल्स है इसलिए उनको पसंद है
क्योंकि वहां पे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना उनको पसंद है, टीम एक्टिविटी है इसलिए उनको पसंद है। अ, उनका पर्पस ये है कि लोगों के साथ वहाँ फन किया जाए, कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, अच्छा इंटरेक्शन किया जाए गेम्स के जरिए, पजल्स के जरिए, इसलिए डव को इस टाइप की एक्टिविटी पसंद है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उनको पसंद है। म्यूजिक उनको रिलैक्सेशन देता है, बिल्कुल वो शांत हो जाएंगे और उनका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। म्यूजिक के क्लासेस भी उनको सूट करते हैं। वॉलेंटियर वर्क उनको पसंद है क्योंकि वहाँ पे लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों को हेल्प करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, इस टाइप का कोई भी प्रोफाइल उनको एक्टिविटी सूट करता है। कुकिंग बेकिंग पसंद है। कुकिंग बेकिंग इसलिए पसंद है कि वहां पे भी लोगों को सर्व करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। और नॉर्मली जिन लोगों को, लेडीज को भी आप देखेंगे कि उनको कुकिंग बेकिंग पसंद है, क्योंकि कुकिंग बेकिंग के लिए वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके जरिए वो अपने फैमिली मेंबर को सर्व कर रहे हैं, उनके साथ एक कनेक्शन बना रहे हैं, इसी वजह से उनको कुकिंग बेकिंग पसंद है। उनका करने का सबकॉन्शियसली जो बैक ऑफ द माइंड पर्पस है वो अलग है। मेंटरिंग ट्यूटरिंग उनको पसंद है, किसी की हेल्प करना, किसी के लाइफ को इम्प्रूव करना, कोई अगर कहीं पे फंसा हुआ है तो उसको बाहर निकालना, उस ये सारी चीजें पसंद है। इसी वजह से ये लोग टीचिंग में अच्छा कर सकते हैं, अच्छे काउंसलर, अच्छे मेंटर, अच्छे ट्रेनर भी बन सकते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो स्ट्रक्चर्ड है, जहाँ पे सब कुछ डिफाइंड है, इस टाइप की एक्टिविटी, और जहाँ पे कम्युनिटी का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, क्लब का एनवायरनमेंट है, क्लब्स में पार्टिसिपेट करना, क्लब्स की मेंबरशिप लेना, ये सब इनको पसंद है। और वहाँ पे एक्टिविटी करके लोगों के साथ कनेक्ट होना इनको बहुत पसंद है। तो इस टाइप की एक्टिविटी हमें, डव टाइप का कोई पर्सन है तो हमें देना चाहिए। और कुछ स्ट्रेंथ होते हैं डव में, अगर स्ट्रेंथ को सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो वो वीकनेसेस की तरह भी दिख सकते हैं। सारी पर्सनालिटी के साथ ये हो सकता है। जैसे डव है तो वो बहुत काम है, बिल्कुल शांत है, तो इसी वजह से हमें वो पैसिव लगता है, और हमें ऐसा भी दिखता है कि वो कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, या जितना एग्रेशन उसको दिखाना चाहिए उतना वो नहीं दिखा रहा है, या जितना पार्टिसिपेट उसको करना चाहिए उतना वो खुल के नहीं कर रहा है। ऐसा हमें दिखेगा बच्चों में और बड़ों में, दोनों दोनों में दिखेगा। तो काम होना इम्पोर्टेंट है, हमें खुद को काम रखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा, टास्क ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा जब भी जरूरत पड़े। तो उनको ये बैलेंस करना जरूरी है। कंजर्वेटिव है, इसी वजह से चेंजेस को वो अवॉइड करते हैं, चेंजेस उनको पसंद नहीं है, एक ही टाइप का रिपीट वर्क, रूटीन वर्क उनको पसंद है। इसी वजह से डव टाइप के लोग बेस्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं कि एक बार सिस्टम बना के आपने दे दिया तो वो सालों तक उसको फॉलो करते रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो वहां पे बैठकर, उनको चेंज की जरूरत नहीं है। केयरफुल होते हैं, और इसी वजह से हमें हेजिटेंट लग सकते हैं, इनडिसिसिव लग सकते हैं, जब डिसीजन लेने का टाइम है तब भी वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ज्यादा केयरफुल है, ज्यादा कॉशियस है, कंफर्ट जोन में रहते हैं। इसी वजह से वो प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते हैं, जितना फास्ट ग्रोथ होना चाहिए उतना फास्ट ग्रोथ उनका हो नहीं पाता। हम्बल है इसी वजह से कई बार जो बताना चाहिए उनकी फीलिंग सामने वाले को, फैमिली मेंबर्स को या कोवर्कर्स को, वो खुल के नहीं बता पाते हैं, और इनविजिबल रहते हैं, दिखते नहीं है किसी को, पब्लिकली सामने नहीं आते हैं। चारों पर्सनालिटी में सबसे विजिबल ईगल और पीकॉक होते हैं, और सबसे इनविजिबल डव और आउल होते हैं। पार्टी में भी होंगे तो भी वो कहीं कोने में एक दो लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, या खुद को दिखाना वो ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। जबकि पीकॉक और ईगल को दिखाना है, दोनों का पर्पस है खुद को दिखाना, खुद को बड़ा करके देखना। इजी गोइंग है, हेल्पफुल है, काइंड है, और इसी वजह से इनको सबसे ज्यादा मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। पीकॉक को सबसे ज्यादा किया जा सकता है, उसके बाद डव को किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, काइंड है, उनके काइंडनेस का इस वजह से फैमिली मेंबर्स और दूसरे लोग भी मिसयूज कर सकते हैं। डिपेंडेबल है, रिलायबल है, और इसी वजह से प्रिडिक्टेबल है। उनके साथ काम करना प्रिडिक्टेबल है, हमें पता होता है कि वो कैसा बिहेव करेंगे, वो कोऑपरेट करेंगे,
वो कनेक्शन बनाए रखने में बिलीव करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा फोर्स करके भी हम उनके साथ काम उनके पास कुछ भी काम करवा सकते हैं, लॉयल है। और इसी वजह से दूसरे लोग उनका एडवांटेज लेते हैं, सबसे ज्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं। एक बार रिलेशनशिप किसी के साथ बन गया तो ये चारों में सबसे ज्यादा लॉयल डव टाइप के लोग होते हैं, जो कि एडजस्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं अंदर। वो कितना भी हर्ट फील करे लेकिन रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं होने देते हैं। ये फैमिली में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा और बाहर भी आपको ये फील होगा कि आप लॉयल्टी बनाए रखने के लिए बहुत कुछ आप एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन कई बार वो ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर वो वही अपने पुराने नेचर में आ जाते हैं। तो ये होता रहता है डव के साथ। अच्छे लिसनर होते हैं, पेशेंस उनमें होता है, इसी वजह से वो हेजिटेंट लगते हैं। सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इसी वजह से हर्ट भी हो जाते हैं। और हर्ट होने के बाद वो बोल्ड होके तुरंत बता भी नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर सब कुछ रखते हैं। और इसी वजह से इनको मेडिटेशन प्राणायाम प्रैक्टिस करना खुद के इमोशंस को बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टफुल है, और इसी वजह से वल्नरेबल है। कोई भी आके इसको इन लोगों को हर्ट कर सकता है, इनका यूज कर सकता है। डव के बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। एक्चुअल में सब ज्यादातर जो प्रोफेशन है इनको सूट करते हैं, जहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, ब्लंट नहीं होना है, डिसीजन तेजी से नहीं लेना है इस टाइप का। और जहाँ पे सेट जो नॉर्म्स है या सेट रूल्स है उस हिसाब से कंटिन्यू रूटीन में काम करना है, वो सारे प्रोफेशन इनको सूट करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस नहीं होते हैं। तो कुछ करियर ऑप्शंस यहाँ पे है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस इन लोगों को सूट करते हैं। जैसे एनिमल केयर एंड सर्विस वर्कर, ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर, चाइल्ड केयर वर्कर, कैशियर, सेफ, फूड प्रिपरेशन वर्कर, ग्रुप ऑफ प्रीस्ट, क्लर्जी जिसको बोला जाता है, रिलीजियस वर्क में भी ये लोग अच्छा कर कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट, काउंसलर अच्छे बन सकते हैं, डायटिशियन अच्छे बन सकते हैं, डिस्पैचर, फैशन डिजाइनर अच्छे बन सकते हैं, क्लर्क अच्छे बन सकते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट जहाँ पे लोगों को सर्व करना है वो अच्छे बन सकते हैं, क्रू मेंबर अच्छे बन सकते हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर सर्विस में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, एचआर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, होटल मोटेल रिजॉर्ट में कुछ काम करना है एज अ क्लर्क या एज अ एम्प्लॉय तो ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ह्यूमन सर्विस असिस्टेंट अच्छे बन सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, नर्स अच्छे बन सकते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिकल उनको बनना पड़ेगा। दूसरी चीजें वहां पे हमें रिपोर्ट के हिसाब से देखनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही एथिकल, बहुत ही अच्छा, एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाला ये डॉक्टर बन सकता है। थेरापिस्ट अच्छे बन सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट, हीलर, बहुत ही बेहतरीन हीलर बन सकते हैं। और सबसे बेहतरीन हीलर पीकॉक टाइप के लोग बन सकते हैं, और डव भी बन सकते हैं। कोचिस अच्छे बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, लॉजिंग मैनेजर बन सकते हैं, ऑफिस क्लर्क, साइकोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं, सेक्रेटरी अच्छे बन सकते हैं, सोशल वर्कर अच्छे बन सकते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं, टीचर, टेलर, जहाँ पे भी लोगों के साथ कनेक्ट होना है, लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों की लाइफ इंप्रूव करनी है, उस टाइप का वर्क इनको बहुत सूट करता है। वेटरनरी डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं, जू कीपर अच्छे बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे बन सकते हैं। तो कुछ करियर ऑप्शंस है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल शांत होके काम करना है, कंटिन्यू एक टाइप का वर्क करना है, लोगों को हेल्प करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, टीम के साथ काम करना है, टीम को गोल अचीव करने के लिए हेल्प करना है। तो ये सबसे बेस्ट टीम प्लेयर हो सकते हैं, इससे बेस्ट टीम प्लेयर और कोई नहीं हो सकता है। और सबसे ज्यादा ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए, और इसी वजह से ये बेस्ट एम्प्लॉय भी प्रूव होते हैं एट द एंड। तो ये हमने डव के बारे में कुछ डिस्कशन किया। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैं बोलूँ?
हाँ बताइए बताइए महेश सर मतलब मेरी पर्सनैलिटी भी यही है। जी। और और आपने जो कहा वर्ड टू वर्ड मैच होता है। बस दो चीजें हैं कि जो इनडिसिजिवनेस उनमें होता है। तो अभी मतलब मेरी अभी उम्र 50 साल है, तो ये इनबॉर्न टैलेंट है। लेकिन अभी मैं कुछ अक्वायर किया तो ये जो इनडिसिजिवनेस है वो मेरा चला गया है। मतलब आई कैन टेक डिसीजंस क्विकली। तो ये राइट। प्रैक्टिकल करने की वजह से हुआ है। और ये कैटेगरी के लोग है ना, इमोशनल होते हैं। तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा जो आपने बताया ना, तो बहुत कुछ फेस किया। लेकिन फॉर लास्ट 9-10 ईयर्स मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा पूरा कंट्रोल आया हुआ इमोशंस पे। मेडिटेशन के बाद आप पूरी तरह से आपका लाइफ पूरा कंट्रोल में आ गया ना महेश जी। यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली राइट है ना, सर। ये पूरी 100% मतलब अप्लाई होता है डव पे। और जी। डव को जब भी कोई किसी डव का रिपोर्ट आता है ना, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ये खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन इनको हम्म। प्राणायाम मेडिटेशन तो करना ही है। अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, आपको जो आप अंदर से चाहते हैं वहां तक जाना है, टॉप तक जाना है, तो मेडिटेशन प्राणायाम करना ही पड़ेगा। वरना डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा, है ना। जो लाइफ पे कंट्रोल आना चाहिए, जो फोकस्ड होके हमें काम करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। यस महेश जी बताइए। यस एग्जैक्टली। और एक नेचर ऐसा भी है कि अगर मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी वजह से किसी को कुछ अच्छा होता है, तो वो फीलिंग जो होता है ना, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है। यस 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 यस। मतलब चाहे चाहे सर्विस टू द पैसा ना सोसाइटी। मिले, लेकिन जी। विन विन हाँ। सिचुएशन क्रिएट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, कि मेरी वजह से कहीं गलत ना हो जाए किसी का। और इसी वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं ना, वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं हो हम्म। पाते हैं ना। ये दोनों चीजें एक्चुअल में एक हम्म। दूसरे से ऑपोजिट है। हाँ। अगर हम ग्रोथ हम्म। पे फोकस करेंगे तो सर्विस पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, और सर्विस पे फोकस करेंगे तो ग्रोथ को थोड़ा हम अवॉइड कर देंगे। तो इसी वजह से ये लोग प्रोफेशनली इतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि सर्विस पे ही बाय डिफॉल्ट नेचुरली उनका फोकस होता है कि मेरी वजह से मतलब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो कई बार मुझे बताना पड़ता है कि थोड़ा हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तो और थोड़ा ग्रोथ पे भी फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ सर्विस साइड को ही हम बिल्ड करते रहेंगे, और अगर हम सर्विस फिर ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। हमें दोनों चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। हमें ग्रोथ भी चाहिए और हमें बढ़िया सर्विस भी देनी है। और ज्यादातर इन लोगों का फोकस सर्विस को इम्प्रूव करने में होता है, बिजनेस को इम्प्रूव करने में नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट ये होता है उनके अंदर। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अंदर से वो हर्ट भी रहते हैं कि इतना अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी पता नहीं मुझे क्यों ग्रोथ नहीं मिल रहा। यस महेश जी बताइए। एग्जैक्टली सर। और दूसरा एक सेंटेंस मतलब ऐसे कहा जाता है ना कि अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेला जाना है, मतलब अकेला जाना चाहिए। और अगर दूर जाना है तो सबको साथ में लेके जाना है। तो जो जल्दी जाना चाहते हैं वो मतलब ईगल और पिकॉक कैटेगरी में आएंगे मेरे हिसाब से। और जो दूर जाना चाहते हैं वो डव और ओल में आएंगे। नहीं सही है सर। नहीं, पीकॉक पीकॉक को भी साथ चाहिए। वो उसको तो लोग अच्छा। पहले चाहिए ना, कि हाँ। आसपास मतलब 1,000 हाँ। लोग हाँ। उनको देखे, 24 घंटे देखते हाँ। रहे। जी सर। महेश जी, आपका आपका R1 कैसा है? R1। R1 रिपोर्ट आपको पता है रिपोर्ट? हाँ हाँ, R1 मेरा मतलब मैं इंट्रा हो। R1 अच्छा है ना आपका? हाँ, अच्छा है। तो एक एक ये। और बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, कि हाँ। मान लीजिए किसी की डव पर्सनालिटी है, और उसका उसका R1 बहुत अच्छा है, तो उसकी लाइफ में क्या होगा? हम्म। उसकी लाइफ इस तरह से रहेगी कि जब वो बच्चा है तो बहुत इमोशनल होगा, उसको जो भी टैग या लेबल दिया जाए वो एक्सेप्ट कर लेगा, और इसी तरह से वो बिहेव करने लगेगा। और उस टैग की वजह से बहुत कुछ उसको सफर भी करना पड़ सकता है। जैसे किसी ने उसको टैग लगा दिया कि ये तो बिल्कुल बोलता नहीं, ये बिल्कुल शांत रहता है, जैसे पेरेंट्स नॉर्मली बताते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि उसका क्या इफेक्ट होता है।
तो बार बार बच्चे को ये बताने से वो शांत रहने लगता है। वो जब बोलने का टाइम आता है या बताने की जरूरत होती है तब भी नहीं बताता है, और पेरेंट्स जो टैग देते हैं कंटिन्यू, उस उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसे ही वो बिहेव करने लगता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, 20-25 साल का होता है, बाद में उसको थोड़ा रियलाइज होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें, और बाद में वो टैग को हटाना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे अपने आप को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है, अपने आप को फील करना स्टार्ट करता है पॉजिटिव नेगेटिव। R1 स्ट्रांग है, इस वजह से वो सब कुछ आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है विदाउट DMIT रिपोर्ट या कोई एनालिसिस किए बिना। नेचुरली ये प्रोसेस होता है उसके अंदर, और इस वजह से धीरे धीरे वो करेक्ट करने लगता है, वो टैग सारे हटाने लगता है। और शुरुआत में उसको बहुत फेलियर भी मिलते हैं इस वजह से। वो बहुत फेल होता है, लोग इनका गलत तरीके से यूज करते हैं, वो तुरंत ही मोटिवेट होकर कुछ गलत डिसीजन भी लेता है, और इस वजह से बहुत बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। लेकिन जिन लोगों का R1 स्ट्रांग होता है वो धीरे धीरे R1 की मैच्योरिटी की वजह से धीरे धीरे प्रैक्टिकल बनते जाते हैं। चाहे डव पर्सनालिटी है फिर भी 30-35 के बाद वो पूरी तरह से, क्योंकि 2-3 बार वो पूरी तरह से जीरो हुए हैं, पूरी तरह से फेल हुए हैं, पूरी तरह से हर्ट हुए हैं, और उसकी वजह से उसका R2 की हेल्प से, R2 लॉजिक की हेल्प से R1 की मैच्योरिटी बढ़ती है। और R1 की मैच्योरिटी बढ़ने से उनका डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है, और वो प्योर इमोशनल ना होकर धीरे धीरे प्रैक्टिकल होने लगते हैं। और 35 और 40 के बाद आपको वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लगेंगे, वो अच्छे डिसीजन मेकर भी आपको दिखेंगे। लेकिन वो अच्छे डिसीजन मेकर इसलिए बने क्योंकि वो उन्होंने बार बार फेलियर देखा, बार बार वो हर्ट हुए, बार बार लोगों ने उसका यूज किया, जिसकी वजह से R1 में मेच्योरिटी आई, और बाद में वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर समझ पाए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। और बाद में उस हिसाब से उन्होंने लाइफ को इतना मतलब नैरो कर लिया कि वो जहाँ पे चाहे फोकस कर पाए, जहाँ पे ब्लंट होना है ब्लंट भी हो पाए। और इसी वजह से जिनका R1 अच्छा होता है और डव पर्सनालिटी होती है, वो 35-40 के बाद आपको डव जैसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पे R1 रीच हो चुका है। 35 ईयर्स आते आते, बहुत फेलियर्स होने के बाद, बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बाद, और वो R1 उनको प्रैक्टिकल बना देता है, अच्छा डिसीजन मेकर बना देता है। और इसी वजह से डव इमोशनल तो है ही, उनको लोगों के लिए ही कुछ करना है, लोगों को ही हेल्प करना है, लेकिन वो साथ में प्रैक्टिकल भी हो पाते हैं R1 की हेल्प से। तो R1 जिनका स्ट्रांग होता है उस टाइप का अगर कोई डव पर्सनालिटी है तो इसी टाइप का उनका लाइफ का जर्नी आपको दिखेगा नॉर्मली, कि 35 और 40 के बाद वो रिपोर्ट में डव दिख रहा है, लेकिन R1 स्ट्रांग है, इस वजह से वो प्रैक्टिकल होंगे। 35-40 के बाद मैच्योरिटी दिखाएंगे, अच्छे बेहतरीन डिसीजन भी वो लेंगे, इमोशनल इमोशंस में ना आकर भी अच्छे डिसीजंस लेंगे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है, खुद को इवॉल्व कर लिया है, खुद को ग्रो कर लिया है। और ये R1 की वजह से ही होता है। अगर R1 वहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये लोग मतलब लाइफ लॉन्ग सफर कर सकते हैं, एक ही गलती को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये R1 की वजह से होता है। और ज्यादातर आप ये ऑब्जर्व करेंगे जब काउंसलिंग करेंगे किसी भी डव पर्सनालिटी का, अगर R1 और R2 सपोर्ट कर रहे हैं तो 35 और 40 के बाद वो बिल्कुल मैच्योर दिखेंगे, और जब वो बिजनेस करने जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो डव की तरह है, वो ईगल की तरह भी आपको दिखेंगे। दोनों के बीच में वो रहेंगे, जब उनको डव बनना है डव की तरह बन जाएंगे, और जब उनको ईगल बनना है ईगल की तरह बन जाएंगे। लेकिन जो महेश जी ने जो शेयर किया कि कुछ प्रैक्टिसेस उनको करनी पड़ेगी, प्राणायाम मेडिटेशन, उनके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, वरना R1 बैलेंस करने की बजाय वो कई बार इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देकर कुछ गलतियां कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन प्राणायाम होगा तो बैलेंस रहेंगे, और कोई इश्यू उनकी लाइफ में ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कंटिन्यू उनको करना जरूरी है। हाँ महेश जी बताइए। हाँ सर, आपने बोला कि वैसे से मेरा R1 स्ट्रांग है, तो आपने जो भी अभी बताया वो एग्जैक्टली मुझे लागू होता है। तो R2 थोड़ा सा R1 से थोड़ा लो है R2। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि आफ्टर 35-40 वो जो डव पर्सनैलिटी वो बिहेव्स सफर लाइक ए करता ईगल, है। तो हाँ।
हाँ, तो सफर हो चुका है मेरा ऑलरेडी, वो पास्ट बन चुका है, और अभी मैं एज लाइक मतलब ईगल जैसा या डव, डिपेंड ऑन सिचुएशन में बिहेव करता हूँ। यस यस। अ, हाँ, मेरे रिपोर्ट में और एक मुझे पूछना था कि मेरा L2 है ना, वो रेड है, मतलब थोड़ा सा कम है, लेकिन वहाँ पे जो है ना 3D वगैरह विजुअलाइजेशन, तो ये मेरा भी प्रैक्टिस की वजह से क्रिएटिव थिंकिंग या ये सब जो होता है वो बढ़ गया। तो ये इनबॉर्न में कम है, लेकिन बाद में डेवलप हुआ होगा, ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। और हाँ। एल टू में ऐसा होता है, यहाँ पे एक और हम्म, बात मैं बताऊंगा कि हम्म, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं ना जो क्रिएटिविटी को सपोर्ट देते हैं, और कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो क्रिएटिविटी से ऑपोजिट होते हैं। जैसे हम्म, जैसे जैसे L2 में फॉर एग्जांपल आर्क पैटर्न, सिंपल आर्क वाला पैटर्न है, जो कि जैसे हाँ। जैसे फ्लो की तरह होता है ना आर्क, जहाँ पे कहीं हम्म, पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्लो की तरह हो जाता है आर्क। तो L2 में हम्म, आर्क पैटर्न है तो हम जीरो देते हैं रिपोर्ट में, ठीक है ना, जीरो देते हैं, लेकिन एक्चुअल में L2 को वो बिल्कुल अलग हाइट पे लेके जाएगा। हम्म, आर्क है वो वहां पे 100% L2 को सपोर्ट करेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी में एक फ्लो चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए माइंड का। और जो पैटर्न मतलब ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो मतलब खुद को बहने देते हैं फ्लो की तरह, वो क्रिएटिव वाला जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन में, वहां पे उस पैटर्न का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है। तो एक्चुअल में रिपोर्ट में हम जीरो देते हैं, लेकिन वहां पे क्रिएटिविटी मैक्सिमम होगी। वो जब भी रैंडमली कुछ क्रिएट करने की बात आएगी ना, तो L2 में आर्क होगा, ये लोग जितना अच्छा रैंडमली क्रिएट कर पाएंगे ना, उतना और कोई नहीं क्रिएट कर पाएगा। लेकिन टारगेटेड कुछ क्रिएट करना है तो फिर इन लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये फ्लो में बह के कुछ भी कहीं भी चले जाएंगे और क्रिएट कर देंगे, लेकिन टारगेट देंगे तो टारगेट पे इनका माइंड अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। ये होगा तो अगर वहां पे रीच काउंट कम आ रहा है ना, तो मतलब फ्लो में जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगर L2 में रीच काउंट कम आ रहा है तो वो उसका ब्रेन तेजी से फ्लो में जाएगा, रीच काउंट ज्यादा, मतलब वहां पे ज्यादा वो रिजिडिटी दिखाएगा, वो टारगेटेड ज्यादा कुछ कर पाएगा, जबकि फ्लो में रेंडमली करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह से पैटर्न का भी थोड़ा इफेक्ट होता है। तो कम रीच काउंट कहीं पे फायदा दे सकते हैं, और कम रीच काउंट कहीं पे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको हमें देखना चाहिए। अभी पैटर्न पे तो हमने कुछ बात नहीं की, लेकिन केस स्टडी जब करेंगे तो इसको भी हम्म, बहुत अच्छी तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे।